नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से भी लगभग प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आज का जो हम लोग का विषय है, हम लोग की जो टॉपिक है वो है संविधान की विशेषताएं, यानी हमारे भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता है और उन विशेषताओं में ये देखना होगा कि आखिर क्यों कहा जाता है कि भारत का संविधान एक बृहद संविधान और यहाँ की यानी एक लोकतंत्र में, और कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर कोई संविधान है तो भारत का संविधान को लोग प्राथमिकता देते हैं कि भारत की संविधान अमेरिका के संविधान से भी बहुत अच्छी है, जनता की भलाई के लिए है। क्योंकि यहाँ पर एक आम व्यक्ति को भी ध्यान में रख करके बाबा साहेब के द्वारा जो निर्माण किए गए संविधान है, एक आम व्यक्ति को भी क्या एक अधिकार होना चाहिए और उसका अगर उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो उसके लिए वो कौन सा कदम उठा सकता है, उसके लिए भी उसको भी अधिकार मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति को उसके संविधानिक कहा जाए कि संविधान में उसको बोलने की आज़ादी है। हालांकि मौलिक कर्तव्य अगर आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मौलिक कर्तव्य जो मिला हुआ है लोगों को और मौलिक अधिकार का भी हनन होता है तो फिर भी लोग अगर जाए तो क्या उसका मतलब कहा जाए कि वो कहाँ जा सकता है, अपने हक के लिए वो किससे लड़ सकता है। तो मौलिक अधिकार के हालांकि हनन पे तो डायरेक्ट व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की विशेषता पर हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो अगर हम लोग प्रत्येक टॉपिक को सिलसिले तरीके से समझेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। पहला अगर हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता, पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब अगर हम लोग बात करें, और उसके साथ साथ दूसरा है लोकतंत्रात्मक राज्य, तीसरा है गणराज्य, चौथा पंथ निरपेक्ष, पांचवा कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, छठा संसदीय प्रणाली, सातवां संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, और आठवां संघीय शासन, नौवां वयस्क मताधिकार, 10 नंबर में हम लोग का है मौलिक अधिकार और मूल्य कर्तव्य, 11 नंबर में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, 12 में है कल्याणकारी राज्य, 13 में है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और 14 नंबर में है आपका एकल नागरिकता। और इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर निष्कर्ष क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, और संविधान की विशेषताओं को समझने से पहले एक बार फिर से हम लोग भारतीय संविधान की परिभाषा को एक बार समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान की परिभाषा है क्या। तो हम लोग अगर साधारण वे में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि संविधान किसी राष्ट्र की एक मौलिक विधि होती है। संविधान किसी राष्ट्र की एक मौलिक विधि होती है जिसमें शासन की विशेषताएं, शासकों के कर्तव्य, शक्तियों एवं आम जनता के अधिकारों इत्यादि उसमें क्या है वर्णित होते हैं। इसे विधि का सर्वोच्च दस्तावेज भी माना गया है। भारतीय संविधान को विधि का सर्वोच्च दस्तावेज भी कहा गया है। दस्तावेज यानी कागजात, यानी इसको सुप्रीम माना गया है संविधान को। पिछले क्लास में हमने, पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसमें हमने बताया है कि भारतीय संविधान का जो टॉपिक उसमें पढ़ाए थे संघात्मक और एकात्मक, तो उसमें एक संविधान की विशेषता और परिचय में भी हमने पढ़ाया होगा। उस वीडियो में भी शायद ये होगा, आप देख लेंगे उसको, कि संविधान की 4-5 उसमें हमने परिभाषाएं दिया है कि संविधान को हम लोग अगर कहा जाए कि इसको मूल दस्तावेज भारत में हमने बताया कि भारत में यदि कोई सर्वोच्च है तो वो संविधान है। संविधान के नीचे ही सब कुछ है
जबकि ब्रिटेन में सर्वोच्च संसद है, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में न्यायपालिका है। एक टॉपिक और आप लोग समझ लें कि अमेरिका में सुप्रीम न्यायपालिका है। वहां पे बात करते हैं हम लोग कि संविधान की विशेषता की, तो संविधान के बारे में अगर कहा जाए कि एक ग्रेनविल ऑस्टी ने कहा है संविधान, भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में निहित है। मूल अधिकार कहने का मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक, वही नीति निदेशक तत्व की बात कहा है इन्होंने, कि इसी में कहा जाए कि पूरे भारतीय संविधान की यदि आत्मा है तो इसमें है। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि मौलिक अधिकार जो यहाँ पर एक आम व्यक्ति को मिला है, शायद किसी देश में इतना अधिकार जनता को, शायद मेरे जहां तक की जानकारी है कि इतना ज्यादा लोगों को नहीं मिला हुआ है। यानी संविधान तो हमारे यहाँ सर्वोच्च है ही, और नीति निदेशक की बात भी इन्होंने कहा है। और दूसरा हम लोग बात कहें, उन्होंने एक और थे के एम मुंशी ने कहा है कि संविधान के हृदय और आत्मा प्रस्तावना है। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो आप लोग पढ़े होंगे, जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, आप पढ़े होंगे। यानी जो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का प्रीएम्बल जिसको बोलते हैं, वो क्या है, उसको आत्मा कहा है। किसने कहा है? के एम मुंशी ने। ये परीक्षा में प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न कभी कभी पूछ देते हैं, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। तो उन्होंने कहा है, जैसे अब देखिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दो बातें होती है। एक बातें होती है कि जब किसी राष्ट्र के द्वारा तभी संविधान निर्माण करने की बात होती है, स्वीकृति मिलती है संविधान निर्माण करने की, जब जनता बिल्कुल नए प्रकार के शासन प्रणाली चाहती है। यानी कोई पुराना शासन प्रणाली चल रहा हो जिससे लोग नाखुश हों, उससे परेशान हो गए हों, तो अंततः लोग चाहते हैं कि पुराने संविधान, पुराने शक्तियों को बदल देना चाहिए और पुराने शक्तियों से उस संबंध को समाप्त करने में लग जाते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो नेपाल का जो संविधान है, 2015 में नया संविधान बना है, 2015 में निर्मित हुआ है। तो नेपाल में पहले जो संविधान था उससे लोग देखे होंगे कि लोग परेशान हो गए थे। आपने पढ़ा भी होगा, चर्चा में भी बहुत विषय में रहा है, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो होती है किस हद तक पार कर जाती है। उसमें जनता मतलब कहा जाता है कि कीड़े मकोड़े के समान हो जाते हैं, ऐसी स्थिति रहती है राजतंत्र में। तो नेपाल की बात की कि नेपाल में जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 2015 में नया संविधान बना है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान की, अब लोग विशेष बात करते हैं किसकी, विशेषताओं को लेकर के, कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। पहला इसमें हम लोग का है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का तात्पर्य है एक संपन्न राज्य से है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अर्थ है कि आंतरिक या बाह्य दृष्टि से, आंतरिक यानी अंदर से, बाह्य यानी बाहरी दृष्टिकोण से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। मतलब भारत अपने आप में सब कुछ है, किसी दूसरे देश का, दूसरे राज्य का भारत के ऊपर कब्जा नहीं है। जैसे पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, अब आज भारत किसी का उपनिवेश नहीं है, अपने आप में क्या है, संप्रभुत्व है। यह किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। भारत में इतनी ताकत है। विदेशी क्षेत्र जैसे अभी चर्चा में रहता है, हालांकि हम लोग का ही क्षेत्र है, पीओके हम ही लोग का क्षेत्र है, तो उसको अधिग्रहण कर सकता है। भारत में इतनी ताकत है, इतना संप्रभुत्व है। और अगर हम लोग बात करें, अगर और आवश्यकता अनुसार अगर बात करें, अधिग्रहण कर सकता है और आवश्यकता अनुसार किसी क्षेत्र को, किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरित भी कर सकता है, इतनी पावर है। इस संदर्भ में अगर हम लोग बात करें कि बांग्लादेश का अगर उदाहरण अगर लिया जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और वह किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का
संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो रहा है, जैसे देखते होंगे भारत के प्रधानमंत्री किसी संधि को लेकर के विदेशों भ्रमण करते रहते हैं, जाते हैं, तो कोई देश इनको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप इस चीज को माने ही मानिए। जैसे कुछ सालों पहले एक चाइना का एक देखे होंगे कि उसने एक पारित किया था वन बेल्ट वन रोड को लेकर के, एक जिसमें भारत को कहा था कि हम भारत के जो कहा जाता है कि ये क्षेत्र, अगर बात करें हम लोग कि बंगाल से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के भारत के यानी कहा जाता है पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए श्रीलंका होते हुए रोड निकालने की बात कर रहा था। तो भारत इस चीज को इनकार कर दिया, यानी कि इस भारत को कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको इस चीज को मानना ही मानना है। तो ये सबसे मुख्य विशेषता है कि भारत अपने आप में संपूर्ण यानी पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि इसको कोई विदेशी ताकत इस पर बाध्य इसको नहीं कर सकती है। किसी क्षेत्र को हस्तांतरित भी कर सकता है, अपना दूसरे क्षेत्र को अर्जित भी कर सकता है, उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। दूसरा हम लोग बात करें कि लोकतंत्रात्मक राज्य, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। अगर हम लोग कहें इसका आर्थिक रूप से समझे कि भारत में जैसे राज्य सत्ता की अगर बात करें कि भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। लोकतंत्र इसीलिए इसको कहा गया है कि यहां पर लोकतंत्र में सर्वप्रमुख जो होती है वह जनता होती है। जनता ही अपनी सरकार तय करती है, जनता जो चाहती है वो करती है, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुन करके, अगर राज्य की बात करें कि विधानसभा में मुख्यमंत्री तक और केंद्र में कहा जाए तो प्रधानमंत्री तक और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति तक को ही चुनती है। यानी कि इसमें भारत में सबसे अगर कहा जाए कि सर्वोपरि है तो सर्वोपरि कौन है? संविधान तो है ही, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार बनाने के लिए जो सुप्रीम होता है यानी राष्ट्रपति चुनने के लिए भी हक किसको मिला हुआ है? जनता को मिला हुआ। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो यानी लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, जनता सर्वोपरि होती है। यानी निर्वाचन करने का अधिकार जनता, अगर कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि जो होता है वो चुन करके जो जाते हैं, उनका जो अधिकार जो होता है वो जनता का स्वामी नहीं होता है, बल्कि वो जनता का सेवक बन जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो जनता का, हालांकि कहा जाए, कहने के लिए तो कह देते हैं कि जो प्रतिनिधि को हम लोग चुन करके भेजते हैं वो हमारा स्वामी नहीं होता है, वो संविधान में ये बात है। लोकतंत्र, हालांकि आप तो देख ही रहे हैं कि अगर आपको एक साइन कराना होता है, एक विधायक से कोटे से साइन कराना होता है तो आपको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। और वही विधायक देखिए अभी बिहार में इस साल चुनाव है, वही विधायक जो है मुख्यमंत्री जो आपके दरवाजे पर आ करके आपको पैर छू करके प्रणाम करेंगे। अभी चुनाव आ गया है, मौका मत जाने दीजिएगा, जो भी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं मौका मत जाने दीजिएगा, उसको याद दिलाइएगा जिनका काम नहीं हुआ है कि हमने आपके दरवाजे पर गया था तो आपने क्या जवाब दिया। उनसे पूछिएगा, उनका वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा और उसको सोशल मीडिया पर डालिएगा। खैर चलते हैं, हम लोग की अपनी बातें थी। तो यानी कि लोकतंत्र में क्या है? सर्वोपरि जनता है, यानी लोकतंत्रात्मक राज्य है, हमारे भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता में से एक है। तीसरा हम लोग बात करें कि गणराज्य। गणराज्य कहने का तात्पर्य क्या? रिपब्लिक स्टेट है। कौन? हमारा भारत। भारतीय संविधान की विशेषता है कि इसे क्या है? इसमें गणराज्य है। गणराज्य की बात करें कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ यहां पर अगर हम लोग कहें गणराज्य की बात, इसका अर्थ हो कि देश में जितने भी पद हैं सभी पद नागरिकों के लिए खुले होते हैं। यानी एक आम व्यक्ति भी भारत के सर्वोच्च पद पर जाना चाहे तो वो जा सकता है, हालांकि उसमें कौशल और कुशलता दोनों होनी चाहिए। हालांकि हर चीज की शर्तें हैं, आगे पढ़ाया जाएगा कि अब ऐसा नहीं कि पागल व्यक्ति को देश की सत्ता सौंप दी जाए, ऐसा संभव नहीं है। आम व्यक्ति की बात की जाए तो आम व्यक्ति यानी देश के किसी भी सर्वोच्च पद पर वह जा सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए भारत को कहा जाए कि भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ ये क्या है?
गणतंत्रात्मक राज्य भी है। भारतीय राज्य की अगर हम लोग बात करें कि भारत राज्य के गणतंत्रात्मक रूप से अगर स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर के भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है भारत में वो सर्वोच्च अधिकारी, जैसे पहले क्या होता था, वंशानुगत होता था, यानी राजा का बेटा जो बड़ा बेटा है वही राजा बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बने, संभव नहीं है। कई लोग दावेदार हैं। यानी कि भारत को अगर कहा जाए कि भारत गणतंत्रात्मक, यानी गणतंत्र कहने का मतलब है कि यहां पर सब कुछ संविधान से चलता है। जो कुछ भी हमारे देश में होता है वो संविधान से चलता है। यह मौखिक नहीं चलता है कि हमने जो कह दिया सो कह दिया, ऐसा नहीं चलता। यहां हमारे यहां यानी संविधान है और संविधान ही सर्वोपरि है और उसी के अनुसार सब कुछ तय होता है। अगला है पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी भारत का अपना कोई एक धर्म नहीं है। भारत देश का अपना एक संवैधानिक किसी धर्म को दर्जा प्राप्त नहीं है। यानी पंथ निरपेक्ष राज्य का यहां पर, यानी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य की दृष्टि में सभी सामान्य, जितने भी धर्म हैं सब सामान्य हैं और राज्य द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों के, जितने भी धर्म के लोग हैं, राज्य किसी के प्रति भेदभाव कभी नहीं करेगा। पहले हम लोग बात करें कि मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी उसमें था धर्म निरपेक्ष शब्द था। उसको हटा करके देखिएगा कि 42वें संशोधन, संविधान का 42वां संशोधन प्रश्न पूछ देता है परीक्षा में कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया है कि पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया है कि भारत जो होगा पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। और मूल संविधान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भारत का कोई अपना एक धर्म है। और स्पष्टता अगर हम लोग बात करें कि पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया है, फिर भी ऐसी व्यवस्था है, मतलब भारत को घोषित किया नहीं गया है, पंथ निरपेक्ष राज्य है ही, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई है जिसके कारण पंथ निरपेक्ष राज्य का रूप स्पष्ट हो जाता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत देखे होंगे, यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या इसमें से किसी के आधार पर अपने नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब वो पंथ निरपेक्ष होगा, किसी एक धर्म का वो सपोर्ट नहीं करेगा। यानी जितने भी यहां पे धर्म हैं सबको अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का, धर्म के प्रति अपना धर्म का प्रचार करने का, धर्म को पालन करने का, यानी आप किसी धर्म को किसी को पर थोप नहीं सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये अधिकार नहीं देता है संविधान। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं तो कह सकते हैं कि तुमको हिंदुत्व को कबूल करना है, इस्लाम वाले हैं तो तुमको इस्लाम कबूल करना, ऐसा नहीं है। इस पर आप देखते होंगे विवाद में ये चीज आता है कि जब किसी को धर्मांतरण कोई करवाता है तो विवाद में आ जाता है और उस पर केस हो जाते हैं, मुकदमा हो जाते हैं। यानी भारत जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहां पर सबको अपना धर्म का पालन करने का, प्रचार प्रसार करने का उसको अधिकार है। तो यहां पर संविधान ने एक और बात समझ लेते कि संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया है, यानी जो धार्मिक लोग जैसे ईसाई लोग कम है हमारे यहाँ, बुद्धिज्म कम है, जैन वाले कम हैं, यानी जो भी धर्म वाले हैं जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, वह अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। उन्हें अपनी इच्छा की शिक्षण संस्थान संचालित करने का भी उसको अधिकार होगा। जैसे देश में अलग अलग धर्म से संबंधित जो शैक्षणिक संस्थान चलाए जाते हैं वो कौन अधिकार देता है? तो हमारा भारतीय संविधान वो उन्हें अधिकार देता है कि आप अपने धर्म से लेकर के शैक्षणिक संस्था आप क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं अपने धर्म के लोग अनुयायियों को। जैसे कि देखते हैं कि हिंदू संस्कृति में
कहते हैं कि गुरु के यहाँ लोग जाकर गुरुकुल होता है, इस्लाम में मदरसा होता है, तो इसी तरह से तो लोग जो है अपने अपने धर्म के लोगों को शिक्षा देने के लिए अपना धर्म से संबंधित शैक्षणिक संस्थान का संचालन वो कर सकते हैं। अब हमारे संविधान की एक और विशेषता क्या है कि कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। न ज्यादा कठोर है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, यानी भारतीय संविधान जो न ज्यादा कठोर है और न ही ज्यादा लचीलेपन, दोनों का समन्वय यानी साथ मिलजुल करके यह चलता है। संशोधन प्रणाली के आधार पर कहा जाएगा, जैसे कि संविधान में कोई संशोधन करना होगा, कोई बदलाव करना होगा, तो संविधान संशोधन के आधार पर जो है दो प्रकार के होता है संविधान, एक कठोर और दूसरा क्या होता है, पिछले हमने वीडियो में बताया था लचीला। और उसमें अगर कहेंगे कठोर संविधान में क्या होता है कि संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण के अतिरिक्त जटिल प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। यानी सिंपल से सिंपल चीज निर्माण अगर करना होगा, कोई विधि बनाना होगा, तो उसके लिए जटिल प्रक्रिया को अपना करके आगे बढ़ना होगा। इसके विपरीत क्या होता है कि लचीला संविधान उसे प्रावधान, लचीला संविधान के उस प्रावधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं होता है, तथा संविधान में क्या होता है कि विभिन्न निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की अगर बात करें, ना तो अत्यधिक कठोर है और न ही अत्यधिक लचीला। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति होता है, संघ और राज्य के इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व और जीएसटी प्रावधान, ये कठोरता को दर्शाता है। राष्ट्रपति यानी चूंकि राष्ट्रपति को एक आम जनता नहीं चुनता है, हम प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, लोकसभा राज्यसभा में लोग जाते हैं, उसके बाद फिर वो अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों की इसमें सहमति होती है। यानी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व एवं जीएसटी की बात करें, जीएसटी भी जो होता है वो जो लाया गया था वो कठोर, संविधान की कठोरता को ही दर्शाता है, इसीलिए जीएसटी बहुत ज्यादा विवाद में रहता है। उदाहरण के रूप में हम लोग भी देख सकते हैं कि जैसे नए राज्यों का निर्माण करना होगा, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन, जैसे कोई राज्य है उसका पुनर्गठन करना हो, भारतीय नागरिकों से संबंधित प्रावधानों का परिवर्तन करना हो, संशोधन करना हो, संसद में साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ये संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है। यानी भारतीय संविधान की जो विशेषता होती है, यानी कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, यानी तालमेल एक साथ इसका चलता है। इस प्रकार अगर हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान ना तो ब्रिटिश संविधान की भांति अत्यधिक लचीला है। ब्रिटिश संविधान को लचीला क्यों कहा जाता है? इसलिए लचीला ब्रिटिश संविधान को कहा जाता है क्योंकि वहां पर सर्वोपरि संसद है और संसद जो कहेगी वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें और अमेरिका की अगर बात, चूंकि अभी क्या बोले कि इस पर भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह अत्यधिक लचीला है और न ही अमेरिका के संविधान की तरह अत्यधिक कठोर है। अमेरिका का संविधान बहुत कठोर है और अभी तक अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान में अब तक अगर कहा जाए कुल मिलाकर के लगभग 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, एक नहीं काफी संशोधन हो चुके हैं। और दूसरा अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि संसदीय प्रणाली, छठा है कि भारत की संसदीय प्रणाली को हम लोग समझते हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता में से ये भी एक है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली होती है ये ऐसी शासन व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों के समूह द्वारा सरकार बनाई जाती है और सरकार जो है संसद के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो उनका मंत्रिमंडल है, मंत्रियों का उनका समूह है, जिसको मंत्रिमंडल भी कह सकते हैं, समूह है, उसके द्वारा चलाई जाती है। और सरकार संसद के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। यानी किसी भी प्रकार की बात होती है, देश में घटनाएं घटती है, तो जो अपोजिशन वाले होते हैं उस पर प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ऐसा देश में क्यों हो रहा है,
यानी जवाबदेह का मतलब होता है उसको जवाब देना पड़ता है अगर देश में किसी प्रकार की घटनाएं घट जाती है। अभी देखते होंगे मणिपुर की जो हिंसा है बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। चर्चा में भी इसलिए है क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जवाब गृह मंत्री के द्वारा भी दिया गया था, तो विशेष इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग आते हैं अपने विषय वस्तु पर कि यानी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है जवाब दे, उसको जवाब भी देना पड़ता है। जब तक संसद में बहुमत है तब तक सरकार चलती है, ये भी ध्यान रखना है। संसदीय प्रणाली का ये भी एक मतलब है कि जब तक संसद में क्या है, बहुमत है, तब तक सरकार चलती है। और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जवाबदेही होती है उसकी। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है इसमें, और वास्तविक रूप से शक्तियां जो होती है मंत्रिमंडल में निहित होती है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं और जो देखते हैं कि जो लोकसभा यानी संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। दो तीन बातें इसमें हम लोग समझ लेते हैं। अब अगला जो है यानी सातवां हम लोग का है कि संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब ये क्या होता है, हालांकि तो बहुत लंबा देखने में लग रहा होगा कि संसदीय संप्रभुता एक बात यहां है, दूसरा है न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। यानी संसद की जो अपनी पावर है और न्यायपालिका यानी दोनों का समन्वय किस प्रकार से चलता है, इसकी सबसे खास विशेषता है। इसको समझते हैं कि न्यायालय जो है संविधान का रक्षक और अभिभावक है। अगर संक्षेप में हम लोग कहें, संविधान क्या है, न्यायालय क्या है, संविधान का रक्षक है, यानी संविधान की रक्षा करने की दायित्व तो किसको है, न्यायालय को है। इसीलिए न्यायालय को संविधान का अभिभावक भी कहा गया है। अगर हम लोग कहें कि न्यायालय जो है संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण करके यह सुनिश्चित करता है कि कोई विधि यानी कि कोई विधि या कानून संविधान के उपबंधों के विरुद्ध तो नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने वाली जितनी भी विधियों आदेशों उसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। न्यायालय क्या करते हैं कि न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। न्यायालय क्या करता है, यानी जब संसदीय संप्रभुता यानी कहने का मतलब न्यायालय सर्वोच्च है, यह देखता है कि किसी विधि को कोई कानून जो होता है उपबंधों का विरुद्ध तो नहीं हो रहा, विरुद्ध तो नहीं है, इस चीज की ये देखभाल करता है। कौन, न्यायपालिका किसकी देखभाल करता है, संसदीय संप्रभुता के द्वारा किसी प्रकार की गलती तो नहीं हो गई है, कोई कानून इसके विरुद्ध तो नहीं है। यानी इसको अगर हम लोग कहें तो इसको संक्षेप में कह सकते हैं, या इसकी जो देख रेख की जो क्रियाकलाप है उसको कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है, न्यायालय के पास है। नेक्स्ट हम लोग का है, अगर हम लोग बात करें, वो है हमारा संघीय शासन। अब संघीय शासन क्या है, संघीय शासन से तात्पर्य है कि संघीय शासन संविधान द्वारा विभिन्न घटकों के मध्य शक्तियों से विभाजित, क्या बोलते हैं उसको अगर हम लोग संक्षेप में कहा जाए कि शक्तियों का विभाजन से है संघीय ढांचा। जैसे कि संघात्मक और एकात्मक सरकार की पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, यानी शक्तियों का क्या है, विभाजन है। सामान्य तौर पर अगर कहें तो संघीय शासन में एक संविधान द्वारा क्या होता है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियां विभाजित करके एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है, जो केंद्र तथा राज्य के मध्य के विवादों को निपटारा करता है। अगर मान लीजिए राज्य कोई है और केंद्र में किसी भी प्रकार का यदि विवाद हो रहा है तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए, यानी क्या होता है, निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय है देश का, इन विवादों का निपटारा करेगी। यानी संघीय शासन इसमें भारत में है, यानी यह एक भारतीय संविधान की यह प्रमुख विशेषता में से भी एक है। भारत का समाज ही संघात्मक है। अगर कहा जाए, संक्षेप में कहें
कि भारतीय समाज जो है संघात्मक है। भारत के विविधतापूर्ण समाज में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी स्वाभाविक है, जिसमें संघीय शासन द्वारा एकता की अगर हम लोग बात करें कि एकता की प्रवृत्ति भी पैदा हो गई है। इसलिए विविधता में एकता स्थापित करने का सबसे बेहतर अगर माध्यम जो है वह क्या है, संघीय शासन है। संविधान निर्माताओं ने क्या किया है कि एक ऐसी संघीय शासन, संघीय व्यवस्था की स्थापना की है जिसका झुकाव एक शक्तिशाली केंद्र की तरफ, शक्तिशाली अगर कहा जाए केंद्र की तरफ था। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ शब्द का महत्व की अगर हम लोग व्याख्या करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि इसके अंतर्गत 2 चीजों को उन्होंने रखा था। पहला उन्होंने कहा था कि भारतीय संघ विभिन्न इकाइयों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है। भारत राज्यों का संघ तो है, यानी भारत में कई एक राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यह उनको स्वतंत्रता नहीं है कि वो जाकर के किसी अन्य देशों से जाकर के मिल जाए। यानी किसी भी इकाई कहने का मतलब इसका किसी भारत के कोई भी एक भाग को अगर हम लोग बात करें, राज्य के तो छोड़ दीजिए, जिला को भी यह अधिकार नहीं है कि वो अलग होकर के वो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। ये है पावर, यानी किसका, संघीय शासन का। ये सबसे प्रमुख विशेषता है। इससे क्या होती है कि देश में एकता और अखंडता कायम रहती है, देश एक रहता है। आज देखते हैं चर्चा में अखंड भारत हमेशा चर्चा में रहता है, यानी किस चीज को लेकर के, संघीय शासन, इसकी प्रमुख विशेषता है। एक और इसकी विशेषता क्या है, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार जो होता है इसकी एक प्रमुख विशेषता में से यह भी एक है, भारतीय संविधान जो है सभी लोगों को समानता के आधार पर मताधिकार प्रदान करता है, यानी वोट देने का अधिकार उसको देता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश शासन काल में 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को लागू किया गया था। कब? 1909 ईस्वी में, जिसने क्या किया कि भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया, एक दूसरे के प्रति विरोधी बनाने का काम किया। औतनजिद ने नवीन संविधान के अंतर्गत जो नया संविधान बना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत कर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया। उस समय जाति, धर्म को लेकर के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया गया, ताकि यानी उनकी नीति ही थी फूट डालो और राज करो। उसमें यानी वयस्क मताधिकार की अगर बात किया जाए, संयुक्त रूप से अगर प्राप्त हुआ तो इसमें यानी भारत में यहां पर यानी जब भी मत की बात होती है, वोटिंग की बात होती है, यानी जितना आपके वोट का एक कीमत है उतना ही एक वोट का कीमत यहां भारत की अगर कहा जाए कि अगर सबसे बड़े उद्योगपति जो हैं अंबानी अडानी की बात करें या किसी भी व्यक्ति की बात करें या प्रधानमंत्री की ही बात क्यों ना करें, यानी उनके एक वोट का जितना कीमत है आपके भी वोट का, हमारे भी वोट का, एक वोट का उतना ही कीमत है। यह है वयस्क मताधिकार। यानी वयस्क मताधिकार के बारे में अगर हम लोग कहें तो संविधान सभा का अगर कहें कि निश्चित रूप से एक साहसी कार्य था। कौन सा? यानी कि 1909 का जो प्रक्रिया था, जो भेदभाव था, उसको समाप्त करके यानी सांप्रदायिक तौर तरीके पर कहा जाए वयस्क मताधिकार देने का। ब्रिटेन में चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के लगभग 100 वर्षों के बाद वहां की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। यानी ब्रिटेन में जब चुनाव हुआ शुरुआती दौर पे, उससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी लगभग 100 वर्षों के बाद उन लोगों को मिला महिलाओं को। उसकी अगले अगर बात करें हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का पहला चुनाव लगभग अगर कहा जाए तो 1789 ईस्वी में हुआ था। पूछ देता है कभी कभी, याद रखेंगे आप लोग।
1789 ईस्वी में यानी पहला राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में हुआ था, और उस चुनाव यानी होने के बाद यानी कि 1920 ईस्वी में, यानी चुनाव हो गया था 1789 ईस्वी में ही, लेकिन 1920 ईस्वी में जाकर के महिलाओं को मताधिकार का अधिकार वहां पर दिया गया था। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को 1971 में अधिकार दिया था वोट देने का। तो ये रहा वयस्क मताधिकार। अब अगला हमारा है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य की अगर हम लोग बात करें, यानी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो मौलिक अधिकार तो आप जानते ही हैं कि भारतीय संविधान जो है, हमारा मूल संविधान जो था, उस समय कुल मौलिक अधिकार 7 थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब हमारे पास जो है, यानी उस 7 मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसे क्या किया गया कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 44वां जो संशोधन हुआ 1978 में, उसमें से क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार का तात्पर्य होता है एक मतलब नागरिकों की संविधान के प्रति, संविधान जो होता है नागरिकों को स्वतंत्रता देती है, वह उसको अधिकार देती है। जिस अधिकार और स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर हम बात करें कि राज्य हो या केंद्र हो, सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। यानी अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान में अगर जनता को, आम लोगों को सबसे अधिक अगर पावर मिलता है तो उसके मौलिक अधिकार जो है वही उसके लिए आत्मसम्मान की चीज है, वही उसका जीवन जीने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। अपने मौलिक अधिकार के हनन होने के बाद वह जो है अपने अधिकारों के लिए वह लड़ सकता है, चाहे वो राज्य की सरकार हो उनसे भी लड़ सकता है, चाहे केंद्र की सरकार हो उससे भी लड़ सकता है। मौलिक अधिकार के द्वारा होता क्या है कि अगर बात हम लोग करें कि भारतीय संविधान द्वारा जितने भी अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, विशेष बात उसका यह है कि संविधान द्वारा अधिकार जो प्रदान किए जाने के साथ साथ उनको यह भी अधिकार दिया गया है कि स्पष्ट कर दिया गया है कि इस जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हैं तो ये कभी कभी समाप्त भी हो जाते हैं। एक विशेष बात यह भी है, विशेष बात कहने का मतलब यानी मान लीजिए कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको समानता का अधिकार है, यानी 6 आपको अधिकार मिले, लेकिन आपके मौलिक अधिकार कब समाप्त किए जा सकते हैं? सामान्य स्थिति में नहीं, जब देश में विशेष यानी आपात स्थिति का दौर चल रहा हो, तो अगर विशेष कोई परिस्थिति में और जब कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो, तो उस स्थिति में जैसे आपको भारत में कहीं पर भी आने जाने की आपको आजादी है। लेकिन अभी कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले आप देखें कि कोरोना काल में आपको घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी अगर उस समय क्या था, आपातकाल की स्थिति थी, महामारी का समय आ गया था, और महामारी के वजह से लोगों की जीवन की रक्षा के लिए, देश की भलाई के लिए, यानी आपके मौलिक अधिकार पर वहां पर रोक लगा दिया गया था। यानी आप उस समय स्वतंत्र नहीं थे घूमने के लिए। एक समय सारणी बना दिया गया था कि आपको किस प्रकार से घूमना है, कितने लोगों के बीच रहना है, कब निकलना है, कब घर के अंदर रहना है। यानी अब उस स्थिति में आप राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार से आप लड़ नहीं सकते हैं। तो ये रहा आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ही एक प्रकार से कहा जाए आपको जीवन जीने के लिए, आपको जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको आजादी और स्वतंत्रता जो है आपको इसी के अनुसार आपको प्राप्त होता है। अगला हम लोग बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 11 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब यह होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को नीति निर्धारण करने वाला तत्व कहा गया है। राज्य इन तत्वों को करता क्या है कि कानून निर्माण तथा नीति निर्माण में उपयोग करेगा। जहां संविधान मौन है यानी गौण हो जाता है, जब संविधान जब चुप हो जाता है, वहां निदेशक तत्व दिशा प्रदान करता है। अब इस पर एक विशेष बात यह भी हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विचार जो है कहां से लिया गया, तो वो आयरलैंड से लिया गया था। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का चीजों को वहां से लिया गया है और हमारे भारतीय संविधान में उसको लिख दिया गया है।
अब इस पर एक अगर हम लोग बात करें, विशेष बात करें कि अगर सारांश के रूप में अगर हम लोग कहना चाहें कि निदेशक तत्व जो होते हैं वैधानिक शक्तियां तो इनको प्राप्त नहीं है, और लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्रदान है। यानी विधायी शक्ति इस पर आपके ऊपर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीजें आगे हम आपको पढ़ाएंगे वहां पर मिलेगा कि कौन कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें जो है आपको यह बताया जाएगा कि इस पर वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, यानी कानूनी कार्रवाई इसके माध्यम से आपके ऊपर नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक शक्ति अवश्य इस पर प्रदान है। और कहा जाए कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्या है, तो आप कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए एक सकारात्मक निर्देश है जो मौलिक अधिकारों के विपरीत राज्य को कुछ करने की अनुशंसा करता है और उसे रोकता नहीं है। अब अगला बात करते हैं हम लोग कल्याणकारी राज्य, यानी एक अगला विशेषता संविधान की है हमारा, वो क्या है, कल्याणकारी राज्य। इसका मतलब यह होता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा जो भारतीय संविधान का निर्माण किए, भारत के लिए एक आदर्श निश्चित किया गया, आदर्श वाक्य बताया गया। वो क्या था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का तात्पर्य है, अगर कहें तो भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को पौष्टिक भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उच्च स्तर पर ले जाने के लिए उनके द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना करने का कौन कार्य करेगा, राज्य कार्य करेगा। ये हुआ आपका कल्याणकारी राज्य। अगला हम लोग बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यानी भारत में क्या है, भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है। जब देखते हैं कोई भी बात, जब आपका फैसला अगर आता है तो कहते हैं कि माननीय न्यायालय है ना, कोर्ट जो फैसला करेगा वही मान्य होगा, बाकी हम किसी चीज को नहीं मानते। आपस में भी जब कोई तकरार की स्थिति हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, केस मुकदमे हो जाते हैं, तो अंततः लोगों को एक उम्मीद रहता है, कहां से, न्यायपालिका से, कि न्यायपालिका पर लोगों की भरोसा होता है कि न्याय मुझे, यानी यहाँ पर भारत में क्या है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, यानी न्यायपालिका यहाँ स्वतंत्र है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में अनेक प्रावधान हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पूछा जाता है प्रश्न कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिससे न्यायपालिकों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है। और वर्तमान में यह अधिकार कॉलेजियम के पास चला गया है। अगर हम लोग बात करें, बहुत चर्चा में कॉलेजियम पद्धति रहता है, इस पर एक वीडियो हम बना करके डालेंगे, ये है क्या। न्यायालयों के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो न्यायालय कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। जैसे वेतन जो फिक्स हो गया उसको कम नहीं किया जा सकता है, और नहीं न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार किया जा सकता है इस मामले में, परंतु न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उनके आचरण पर टिप्पणी की जा सकती है। ये रहा आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब एक सबसे प्रमुख विशेषता अंत में हम लोग पढ़ेंगे, वो है आपका एकल नागरिकता की बात करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान जो है भारत में रहने वाले लोगों को एकल नागरिकता प्रदान करते, सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान द्वारा जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई है। सामान्य तौर पर अगर ऐसा समझा जा सकता है कि संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा शुरू में माना जाता था। पहला कि संघ की नागरिकता यानी केंद्र की, और दूसरा यानी इकाई या राज्य की नागरिकता। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर कहा जाए कि जैसे कि भारत की नागरिकता, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार की नागरिकता। लेकिन हुआ क्या, ऐसा इसमें नहीं हुआ। हम लोग के भारतीय संविधान में हुआ क्या कि भारतीय संविधान के निर्माता लोग जो थे उन लोगों ने विचार किया कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में ये हो सकता है कि ये बाधक सिद्ध हो सकते हैं,
इसलिए अतः संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता को समाप्त कर एकल नागरिकता की ही इन लोगों ने बात किया और इसकी स्थापना करते हुए दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं दी गई, एकल नागरिकता को ही मान्यता दिया गया। जबकि आप देखेंगे कि अमेरिका की अगर बात किया जाए कि अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्रदान है, यानी कि उसे अमेरिका की भी नागरिकता प्रदान है और अमेरिका के जिस राज्य में वह रहता है वहां की भी उसको नागरिकता प्रदान होती है। यानी भारत में कुल मिलाकर हम लोग कहें कि भारतीयों को क्या है तो एकल नागरिकता प्रदान की गई है, एकल नागरिकता है। और अगर हम लोग अब पहुंचे निष्कर्ष में, अगर निष्कर्ष रूप से अगर हम लोग कहें भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में, तो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ा संविधान है जिसमें संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में, न्यायिक सर्वोच्चता के मार्ग को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि एक व्यवहारिक एवं मध्यम मार्ग अपनाते हुए संसदीय शासन पर न्यायिक पुनरावलोकन का आधार निर्मित किया गया है, जिसमें अगर हम लोग बात कहें, जिसमें सामाजिक न्याय की उपलब्धता हो सके और प्रत्येक नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार ये हमारा रहा, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं। ऐसे आप इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार से जहां तक कर कहा जाए इतना काफी है। इस परीक्षा में अगर आए तो इतना, तो अगर मेंस में तो जल्दी पूछता नहीं है। हालांकि अगर लाइन बाय लाइन समझे तो इसको हम लोग डील कर सकते हैं, अगर पूछ भी दे तो कुछ मेन पॉइंट को उठाकर आप डील कर सकते हैं। हालांकि मेंस में तो ये पूछा नहीं जाता है, जब भी पूछा जाता है तो बीच बीच में से प्रश्न बना करके, जैसे बीच में हमने बताया कि नागरिकता को लेकर के, यानी वयस्क मताधिकार अमेरिका में कब दिया गया, ब्रिटेन में कब दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में जैसे कहा जाए कि अमेरिका में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है, तो ये सब प्रश्न यहाँ से आपका पूछे जा सकते हैं। तो ये आज का हम लोग का क्लास रहा भारतीय संविधान की विशेषता पर। हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।